हेलो दोस्तों, वेलकम मैं पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। तो कल दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। उनमें अपन ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान पढ़ लिया था, प्रस्तावना पढ़ ली थी, समाजवादी राज्य पढ़ लिए थे, तंत्र निरपेक्षता पढ़ ली थी, है ना। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली विशेषताएं, जो विशेषताएं अब बची है वो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो अपन चलते हैं लेसन की ओर। तो अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों की। किसकी? मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो भाग किसमें थे? भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखो, मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को। किस लिए? सर्वांगीण विकास के लिए। किसके लिए? सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? विरुद्ध मिले हुए हैं राज्य के। अगर राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल अनुच्छेद 32 के तहत मांग कर सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित कितनी रिटें जारी करता है? 5 रिटें जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा, प्रमादेश और अधिकार परीक्षा, 5 रिटें जारी करता है। तो मौलिक अधिकार किसकी प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है ना। तो ये फिर दूसरी बात, ये वाद योग्य है, यानी कि आप इनके हनन पे कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो। फिर ये किसके विरुद्ध मिले हुए हैं? राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। किसके लिए? सर्वांगीण विकास के लिए। फिर बात आती है किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। किसकी बात आती है? मौलिक कर्तव्यों की, यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य। देखो, अगर अपन बात करें, है ना, तो बात करें अगर अपन मौलिक कर्तव्यों की, तो ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में नहीं थे। क्या? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इनको जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कि जब जोड़ा गया था तब उनकी संख्या कितने शामिल किए गए थे? 10। यानी जब जोड़ा गया था तब उनकी संख्या कितनी थी? कितनी थी? 10 थी। किस समिति की सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में। कब शामिल किया गया था? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जब इनको शामिल किया गया 1976 में, तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कार्य संरक्षक वगैरह का, माता पिता संरक्षक का रहेगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अपना एक लेसन आएगा, अपना सेकंड लेसन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाला, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य वाला, और नीति निर्देशक तत्व वाला। उसमें अपन इनको और डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आपको 11 मौलिक कर्तव्य समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये होगी विशेषता मौलिक अधिकार व कर्तव्य वाली। अब बात करते हैं किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसकी बात करते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में। मौलिक कर्तव्यों को कौन से में थे? भाग 4 के, ठीक है। और अनुच्छेद 51 के में थे।
ये तो किसमें शामिल थे, मौलिक कर्तव्य हुए, ठीक है ना। और ये किसमें है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है ना। किसमें थे, 36 से लेकर 51 तक। अच्छा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए निर्देश है, सरकार के लिए निर्देश, ठीक है भाई। क्यों सरकार के लिए, कि सरकार जब भी नीति बनाएगी, नीतियां बनाएगी, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, ठीक है ना। तो ये सरकार के लिए क्या है, ये सरकार के लिए निर्देश है, ठीक है। यहाँ तक फिर की नीति निर्देशक तत्व किसकी स्थापना करते हैं, देखो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार इसकी राजनीतिक लोकतंत्र की बातें करते थे, ठीक है। तो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इसकी बात कौन करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए गए। इनको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे भाई। 36 में क्या है, 37, 38, 39 इस प्रकार से पढ़ेंगे इनको आगे के लेसन में। फिर है अब बहुत ही अच्छा टॉपिक है संसदीय शासन व्यवस्था। देखो भारतीय संविधान की विशेषता, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता क्यों है संसदीय शासन, संसदीय शासन, कौन सा, संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो संसदीय शासन भारतीय संविधान की विशेषता इसलिए क्योंकि अपना भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ आज। देखो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। पहली बात तो कि संसदीय शासन व्यवस्था का जनक ब्रिटेन है, कौन है, ब्रिटेन, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं संसदीय शासन। देखो सरकार, अगर आपने पढ़ा होगा, वर्तमान में जो 9th क्लास की बुक में दे रखा है ना, तो सरकार अगर आपने कभी पढ़ा हो तो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक होती है व्यवस्थापिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, ठीक है। कितने अंग हैं, 3। व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण। इसका कार्य क्या होता है, कानूनों को लागू करना, कानून को लागू करना। और इसका व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, सही या गलत, सही या गलत, ठीक है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना। तो अब इसमें से ये है कि व्यवस्थापिका है वो क्या कर रही है, कानूनों का निर्माण, यानी कि सरकार का वह अंग जो कानूनों का निर्माण करता है क्या कहलाता है, व्यवस्थापिका। सरकार का वह अंग जो कानूनों को लागू करता है कहलाता है कार्यपालिका। सरकार का वह अंग जो कानूनों को उचित या अनुचित ठहराता है, यानी उनकी व्याख्या करता है कि वो सही है या गलत, वह क्या कहलाता है, न्यायपालिका, ठीक है। अब बात आती है कि व्यवस्थापिका। अब देखो अगर अपन बात सोचें तो भारत में कानून का निर्माण कौन कर रही है, संसद। कौन कर रही है, संसद। लागू कौन कर रहा है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। व्याख्या न्यायपालिका कर रही है। ये स्वतंत्र अंग है, ये क्या है, स्वतंत्र, ठीक है। अब इन दोनों के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर 2 शासन व्यवस्था है, एक तो संसदीय और एक अध्यक्षात्मक,
तो आप अपने संविधान की विशेषता अध्यक्षात्मक तो है नहीं, संसदात्मक है या संसदीय है, पार्लियामेंट्री है अपने तो इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो वह व्यवस्था कौन सी कहलाती है? संसदीय व्यवस्था। अर्थात मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? संसद। और संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का निर्माण किसमें से होता है? संसद में से ही होता है। क्यों? जैसे संसद का सदस्य क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है, आपको पता होगा ही, है ना? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कहलाता है। अब सांसद और मंत्री भी क्या रहता है? सांसद ही रहता है। जैसे कि अपने गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह जी हैं। अभी क्या ये सांसद है या नहीं है? सांसद भी है। क्या ये मंत्री है या नहीं है? मंत्री भी है। यानी एक ही सदस्य सांसद भी, यानी कि मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। वही व्यवस्था क्या है? संसदीय व्यवस्था कहलाती है। अब अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति या मंत्रिपरिषद संसद के प्रति या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वह शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था कहलाएगी? संसदीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। अगर ये आपके समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा। वैसे बेसिकली ये सरकार के 3 अंग होते हैं। जब सरकार के 3 अंग सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है ना, तो वह शासन व्यवस्था कौन सी कहलाती है? संसदीय शासन व्यवस्था। और स्पष्ट भी है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। इसको समझ सकते हैं अपन कि संसद मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद में से ही किया जाता है। संसद यानी कार्यपालिका का निर्माण किसमें किया जाता है? व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है भारत में। तो ये कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी रहती है ना, अंतर संबंधित रहती है। तो वह व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। और भारत में भी यही व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार। कौन सा अधिकार है? वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेना या मतदान करना, है ना, ठीक है, मतदान में भाग लेना, है ना, तो उसकी उम्र, उसकी आयु क्या होनी चाहिए? वह कहलाता है वयस्क, यानी कि वयस्क होने पे मताधिकार। तो भारत में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है जनता को, है ना। पहले प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। और वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है। ये कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। ठीक है। ये लागू वैसे हुआ था 1989 में। ठीक है। तो 1988 में 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। और वयस्क मताधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 में मिलता है। मोस्टली तो ये है वयस्क मताधिकार के लिए 326 में। इसमें कहा गया है कि वयस्क मताधिकार देते समय राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
चलेगा। यानी कि किसी भी आधार पे ऐसे नहीं कि महिलाओं को नहीं देंगे पुरुषों को दे देंगे, पुरुषों को नहीं देंगे महिलाओं को दे देंगे, या समाज के किसी एक विशेष वर्ग को दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो भारत में बस वो नहीं होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फ्री है ना माइंड से, उसको नहीं दिया जाता है ना। तो वयस्क मताधिकार कि भारत में प्रत्येक 18 वर्ष का व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में पूछ सकता है वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो वो होगा 1989। और किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो होगा 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 का 1988 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ये पढ़ेंगे अब। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि भारत में सरकार के जो 3 अंग, पहले बताया था व्यवस्थापित कार्यपालिका न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र अंग है। इस पर किसी का दबाव नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, क्यों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात कि इनका निश्चित कार्यकाल रहता है, निश्चित कार्यकाल, ठीक है। फिर बात करें पंच, तो न्यायाधीशों को महाअभियोग जैसी ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज बोली है, महाभियोग जैसी, ना कि महाअभियोग द्वारा। याद रखना, ये बड़ी क्लासों में जाके जब आप RS वगैरह की तैयारी करोगे वहां इसको याद रख लेना, महाअभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता न्यायाधीश, महाअभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वैसे तो पद से हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों? कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। क्यों? क्योंकि यह न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इनका निश्चित कार्यकाल होता है, इनके निश्चित वेतन व भत्ते होते हैं, इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, यानी कि जब तक कदाचार या दुराचार का आरोप नहीं लगेगा तब तक न्यायाधीश को नहीं हटाया जाएगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर इसके बाद में एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण। अब देखो, एक तो है एकात्मक और एक है संघात्मक। पहले तो इनका अर्थ समझ लो, होता क्या है। एकात्मक शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। दोनों को याद रख लेना। एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का क्या किया जाता है? केंद्रीकरण किया जाता है, शक्तियों को विभाजित नहीं किया जाता। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का क्या होता है? विकेंद्रीकरण, शक्ति पृथक्करण होता है। क्या होता है? पृथक्करण। जैसे भारत में 3 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां, जो 7वीं सूची है ना, उसमें कौन कौन सी?
एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों में डिवाइड कर दिया। अब देखो है ना, तो इनमें तीनों में डिवाइड कर दिया। इस पे केवल केंद्र कानून बना सकता है, इस पे केवल राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची पे राज्य व केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और एक और है अवशिष्ट सूची। कौन सी है? अवशिष्ट सूची, जो किसके पास है? केंद्र के पास है इसकी शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट सूची है ना। तो ये यानी कि जहां शक्तियों का केंद्रीकरण रहेगा वहां एकात्मक, जैसे कि ब्रिटेन, जहां संघात्मक शासन व्यवस्था रहेगी वहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा, है ना। जैसे भारत, यूएसए, ये जो बड़े देश हैं इनमें। ठीक है, तो ये अब है कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है। आपके क्वेश्चन पूछ लिया है ये कि भारत एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण है, स्पष्ट करो। तो कैसे कि अब लिखना ये है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तथा संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। भारत में इन दोनों ही तत्वों को शामिल किया गया है, या इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं को मिश्रित किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान की कई विशेषताएं इसको एकात्मकता की ओर झुकाती है, तो कई विशेषताएं इसे संघात्मकता की ओर झुकाती है। अब एकात्मक वाली कौन सी है? जैसे इकहरी नागरिकता। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है अवशिष्ट सूचियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र के पास। तीसरा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब खूब है अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं को बढ़ाना, यानी कि जो आईएएस है, आईपीएस है ना, और आईएफएस है, ऐसी सेवाएं की शुरुआत सिर्फ केंद्र कर सकता है, राज्य इनकी घोषणाएं नहीं कर सकता। तो ये एकात्मक शक्तियां हैं। अब संघात्मक में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची में। ठीक है, लिखित संविधान है ना। तो ये सब संघात्मक विशेषताएं, भारतीय और जो भी संघात्मक विशेषताएं, शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। तो भारतीय संविधान से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता के साथ संघात्मक तत्वों का भी मिश्रण किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ही नहीं आया तो कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो घबराए मत करो, मेरे को कमेंट करो, मैं उसका आपको या तो पीडीएफ वगैरह में आंसर दे दूंगा, या उसी रिप्लाई कर दूंगा मैसेज लिखकर, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तब उसमें आपको समझा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखो यही समझने की चीजें हैं, और तो बस एक तो जैसे संसदीय शासन कैसे है, एकात्मक तत्वों का मिश्रण, एकात्मक संघात्मक तत्वों का मिश्रण, कठोर व लचीला संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन का संसदीय संप्रभुत्व का समन्वय कैसे किया गया है। तो अपन पढ़ते हैं कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखो दोस्तों, यानी इसका अर्थ यह है कि भारतीय जो संविधान है उसमें ऐसे कौन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो उसमें ऐसे कौन से संशोधन है जो कठोरता में आते हैं और ऐसे कौन से जो लचीलेपन में। इसका अपन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में देखो संशोधन है ना, वो किए जाते हैं भाग 20 अनुच्छेद 368 के। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं वैसे तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं? 3 से। एक तो है साधारण बहुमत से, एक है विशेष बहुमत से,
और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। ठीक है, ये हो गया है ना। अब आता है आपके नेक्स्ट में, है ना, कि साधारण बहुमत से तो जैसे कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है, तो वो साधारण बहुमत में आएगा। साधारण बहुमत यानी कि जो भी सदस्य उपस्थित हो गया, मतदान भाग ले रहे हैं, उनके सामान्य बहुमत यानी कि 50% से अधिक। ठीक है, फिर विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में है कि जो पूर्ण सदस्य होते हैं उनका मतदान व उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। ठीक है ना। और इसमें विशेष बहुमत तो यह आएगा, यानी कि 2 तिहाई बहुमत प्लस आधे राज्य। अब मैं आपको एक बहुत नोट करने वाली बात कि ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, इनका वर्णन ही अनुच्छेद 368 में है। यानी कि ये जो 368, उसमें बस ये दो ही प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। तो पूछे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो 3। और संविधान में 368 अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, तो 2 ही आएगा। तो कौन सा आएगा, 2 ही आएगा। फाइनल रिजल्ट कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है। तो अब देखो जो ये प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं, ये तो कठोरता, और जो ये साधारण है ये लचीला। समझ गए। तो इस कारण कहा जाता है कि कई संविधान, कई संशोधन तो साधारण बहुमत से कर लिए जाते हैं, जो लचीलेपन की ओर इशारा करते हैं, वे कई संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा या आधे राज्यों की अनुमति लेकर किए जाते हैं, वो कठोरता की ओर इशारा करते हैं। इतना स्पष्ट है कि भारतीय संविधान कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं न्याय पुनर्विलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। न्याय पुनर्विलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। अब देखो, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का मिश्रण। ठीक है ना। आरंभ 2 मिनट में आता है। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का मिश्रण। अब देखिए, पहले तो इसको समझिए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, तो ये क्या है कि न्यायपालिका की वह शक्ति, न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को अवैध घोषित करे। न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा संविधान के विरुद्ध, अगर संविधान के विरुद्ध कोई कानून बन गया, उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। ये क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। याद रखना, यानी कि ये शक्ति किसकी है, न्यायपालिका की। क्या है, मान लो संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून बन गया, जैसे नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून
कानून बन गया तो उसको न्यायपालिका क्या कर देगी, रद्द कर देगी, अवैध कर देगी, तो वह शक्ति क्या कहलाएगी, न्यायिक पुनरावलोकन की। और संसदीय संप्रभुता का भी ये है कि संप्रभु सर्वोच्च शक्ति किसके पास हो, संसद के पास। अब क्वेश्चन आता है कि इनका समन्वय कैसे किया गया भारतीय संविधान में। देखो मुख्यतः अगर अपन बात देखें तो न्यायिक जो पुनर्लोकन है वो कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, और संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ब्रिटेन में। अब अगर बात करें कि उनका समन्वय मिश्रण कैसे किया गया, या मिश्रण की जगह पर कह सकते हैं समन्वय कैसे किया गया, कि कानून बनाने की, जैसे कि मूल अधिकारों से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ठीक है, यानी कि कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, भारत में संसद के पास। याद रखना, कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति तो किसके पास है, संसद के पास है। और उन कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास है ना। देखो कितनी गजब व्यवस्था है कि अगर वो कानून अच्छे बुरे हुए तो उन्हें इनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। वो अच्छे हुए तो उन्हें मान लिया जाएगा, है ना। तो कानून बनाने की शक्ति सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है, तथा अगर वे संविधान का उल्लंघन करे तो उनको रद्द करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। तो दोनों का अपन ने क्या कर रखा है, समन्वय कर रखा है। फिर विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक। देखो अपन बात करें ठीक है, विश्व शांति का समर्थक। देखो विश्व शांति, भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करता रहा, तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलता रहा है। अब बात करते हैं, अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें, संविधान में भी देखें, तो आर्टिकल 51, आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51, उसमें भी अपन ने विश्व शांति का समर्थन किया है कि विश्व में हर जगह शांति रहे, जहां पे भी अशांति होगी, युद्ध होगा, तो उसमें भारत मध्यस्थता करके शांति का समर्थन करेगा। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श। तो ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य, तो भारत कैसा राज्य है, लोक कल्याणकारी। इसका आदर्श एक तो अपन को नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कि किसकी स्थापना करते हैं, लोक कल्याणकारी। फिर भारत, देखो व्यक्ति, भारतीय संविधान भी कहता है कि सभी भारतीयों की, भारत के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मनोरंजन, है ना, तो इनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति राज्य जरूर करेगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी भारत में है। फिर लास्ट आपका बचता है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों को संरक्षण। देखो कौन सा बचता है, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों को संरक्षण। देखो भारतीय संविधान अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, पिछड़े जो वर्ग हैं, है ना, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम वगैरह अल्पसंख्यक हैं, और जैन वगैरह अल्पसंख्यकों में आते हैं, जिनकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक। पिछड़े वर्गों में बड़े 3 आते हैं, SC, ST और OBC। अब तो MBC भी आने लग गया, जर्नल में भी अभी जो अमेंडमेंट कर दिया है, संशोधन करके उनको भी 10% सामान्य श्रेणी के भी पिछड़े वर्गों के लोगों को क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया 10%। तो भारतीय संविधान में उल्लेख भी है कि अनुच्छेद 330 में SC व ST, है ना, को लोकसभा में सीटों, लोकसभा में आरक्षण दे दिया गया सीटों में।
यानी कि फिक्स कर दिए इतने स्थानों पे कौन लड़ेंगे, ये पिछड़े वर्ग ही लड़ेंगे, SC व ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में दिया है, विधानसभाओं में दिया है, ठीक है। ये पहले तो 2020 तक था, अब 104वां संविधान संशोधन है, कौन सा 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। क्या कर सकते 2030 तक कर दिया गया है, 25 जनवरी 2030, 25 जनवरी 2030 तक इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों को भी संरक्षण दिया है, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये थी अपने भारतीय फर्स्ट लेसन आपके भाग ब में पार्ट बी में फर्स्ट लेसन में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, एक एक को पढ़ने डिटेल से पढ़ा। इनसे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें, और इसको अपने जो दो आपको ये अच्छा लगा कि भाई ये अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप हाँ अपने जो भी दोस्त हैं उनको इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, आपके लिए बना पाऊँगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि अब जो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना, ठीक है। इसी लेसन का भाग है, इसी लेसन का भाग है प्रस्तावना, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस।